सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ द जोश? कल क्या किया था? नाइनटीन 1965। ओके, हाँ, क्या किसको एप्लीकेबल है? और कॉर्पोरेट बॉडी को, हाँ, नोटिफाई किया, रेकमेंड नहीं किया, नोटिफाई करती है सेक्रेटरी। हम लोग रेकमेंड करते हैं, जनरल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। वी हैव टू फॉलो नेशनल कमीशन। हाउ इट कुड बी नेशनल कमीशन? एन एग्जांपल। बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट इज इक्वल टू कंपनी। उसके फॉर्म्स रहते हैं, लाइक एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी, फिर स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट्स है। दे फॉलो इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी। बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? हाँ, दे आर इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ कंपनी। इट इज टर्म्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, पेरेंट कंपनी कुड बी, सब्सिडरी कुड बी। ठीक है। और कल डेफिनेशन क्या देखा था कंपनी का? एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2। हाँ, पढ़ के बताओ। ओके फाइन, ठीक है, यहाँ तक हुआ था। फीचर स्टार्ट करते हैं। कुठे ठेवलेला रूम में? सेल निकाला ना फक्त, ठीक है। सुखदा बुक। फीचर, फर्स्ट फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कल देखा था हमने। मुकेश अंबानी अलग, रिलायंस अलग, एग्जाम्पल याद है? वो एक फीचर है कंपनी का। ठीक है। लीगली सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, मतलब मुकेश अंबानी एक अकेला पर्सन है या उसके कंपनी में बहुत सारे पर्सन है काम कर रहे हैं? हाँ, शेयर होल्डर्स मतलब मेंबर्स। प्यून वगैरह मेंबर नहीं रहता है। हम लोग मेंबर नहीं रहते, हम लोग एम्प्लॉय रहते हैं। वी आर नॉट मेंबर्स। अगर हम लोग शेयर होल्ड करते हैं देन वी आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एंड मेंबर्स एंड कंपनी इज डिफरेंट। समझ रहे हैं? हाँ, बीओडी, ये हम लोग देखे थे आगे। सेकेंड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब जो कल डेफिनेशन में देखा ना हमने, मीनिंग जो दो प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया था, वही उसके फीचर्स है। क्या था परपेचुअल सक्सेशन? आपने कल, हाँ करेक्ट, परफेक्ट, आपको याद है ये। चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। चेंज इन मेंबर्स मतलब क्या? बंदा रिटायर हो रहा है, बंदा मर रहा है, बंदा एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो गया कि ही कांट वर्क, हिज लेग्स आर गॉन, हिज हैंड्स आर गॉन, कुछ हो रहा है ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से। कंपनी को कुछ हो रहा है क्या अफेक्ट? इज एनीथिंग हैपन टू द कंपनी? सो परपेचुअल सक्सेशन इज द फीचर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या? पहले तो वो बताओ। हाँ, एक्सप्लेन मी, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? हाँ, बैंकिंग लोन, हाँ हाँ हाँ, तो भाई, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। तो अभी यहाँ पे पॉइंट क्या है लिमिटेड लायबिलिटी का? लिमिटेड मतलब क्या? चलो अभी लायबिलिटी होगा, लिमिटेड मतलब क्या? हाँ, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब अगर मैं किसी को, मुझे किसी को 100 रुपए देने, मैंने कुछ खाया, मुझे किसी को 100 रुपए देने, तो मैं 120 दे क्या होगा या 80 दे क्या होगा? मतलब वो मेरे को उतना ही देना है, फिक्स्ड है, मुझे पता है कि उतना पे करना है, दैट इज लिमिटेड। मुझे ज्यादा ना देना है ना कम ना पे करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या फीचर है अभी? लायबिलिटी ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मतलब हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब मुकेश अंबानी ने पर्सनल खुद के लिए लोन लिया है गोल्ड परचेस करने के लिए। अभी लोन लिया है गोल्ड परचेस करने के लिए, तो वो लोन रिपे करने के लिए क्या वो कंपनी के असेट बेच देगा? सिंपल है। वो खुद के पास अगर कुछ रहेगा, किसी रिलेटिव से लेगा, भाई से लेगा, बहन से लेगा, और फिर रिपे करेगा लायबिलिटी। हाँ,
करेक्ट करेक्ट, वो हम लोग एडजस्टमेंट दिखाए गए बुक्स में कि कंपनी से लिया है तो कंपनी के लिए असेट है, मुकेश अंबानी के लिए लायबिलिटी है पर्सनल बुक्स में, कंपनी के लिए रिकवरेबल है फ्रॉम मुकेश अंबानी, हम लोग को दिखाया गया, मतलब बुक्स में एंट्री तो रहेगी। तो इसीलिए लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। क्लियर है ये पॉइंट, सबको समझ रहे हैं? ठीक है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन मतलब ज्यूरिडिशियल पर्सन, हाँ, एज इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, इसीलिए उसको फैंसी टर्म दिया है ज्यूरिडिशियल पर्सन। बेसिकली जुडिशियल आपने सुना है, वैसे ये वर्ड थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि ज्यूरिडिशियल पर्सन, ये वर्ड याद रखना है। बट आर्टिफिशियल कल हमने देखा था, कंपनी को देख सकते हैं, कल हमने बहुत डिस्कस किया था इसके ऊपर, कंपनी खा सकती है, अपने साथ बैठ सकती है, दैट इज ओनली आर्टिफिशियल। सो इट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें क्या हो रहा है, कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली। अभी मेरे को ये समझाओ, कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली मतलब, हाँ हाँ, करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे तो कंपनी से पेपर पे बना के कुछ होगा क्या? चलो कंपनी हो गया, खुद काम करेगी, अभी ऐसे हो सकता है क्या? सिंपल, क्लियर है? नेक्स्ट, कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी में हम केस होते हैं, उसको कोका-कोला पे केस होगा था, हाँ हाँ, लाइक वो रेड बुल का ऐड आता था, रेड बुल की रिव्यूइंग, तो उसने ऐड हो गया बेसिकली, हाँ करेक्ट। इन केस कल जाके कंपनी कुछ फ्रॉड करती है तो हम लोग मुकेश अंबानी को पकड़ेंगे, कंपनी के नाम पे केस दर्ज करेंगे। ऐसे डिक्लेयर हुआ है कि मुकेश अंबानी खुद ने ये कंपनी के नाम पे फ्रॉड किया है, ही इज द ओनर, इट इज अग्रीड, बट ऐसे डिक्लेयर हुआ है कि उसने फ्रॉड किया है, कंपनी का नाम आएगा न्यूज़पेपर में या मुकेश अंबानी का आएगा? सिंपल है। तो हम लोग कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, बट ऐसे हुआ कि मुकेश अंबानी डिक्लेयर हुआ तो फिर दोनों का नाम आएगा, क्योंकि मुकेश अंबानी की कंपनी से रिलेटेड है और डिक्लेयर भी हुआ है कि उसने फ्रॉड किया है। जैसे कि किंगफिशर के केस में विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, हाँ एयरलाइंस, तो फ्रॉड किसने किया था? कंपनी किसकी थी? कौन सी कंपनी थी? किंगफिशर। तो सबके नाम आए, या से वैसे आया कि किंगफिशर ने कुछ किया, विजय मल्ल्या ने ही किया था इसलिए वो किंगफिशर का नाम आया। तो इट इज लाइक दैट कि हम लोग कंपनी के नाम में भी केस डाल सकते हैं और ओनर के भी नाम में, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग कंपनी के फीचर डिस्कस करें, सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कंपनी किसी थर्ड पार्टी या अपने क्रेडिटर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हम लोग कस्टमर्स कैसे लाते हैं, कंपनी के नाम पे साइन करते हैं ना, कि कंपनी डील कर रही है विद इट्स कॉम्पिटिटर्स, विद इट्स कस्टमर्स, तो कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। सेकंड इज सू मतलब किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना, या कोई आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, दैट इज टू बी सूड। सू अपन कर सकते हैं, टू बी सूड सामने वाला कर सकता है। टू बी सूड इन इट्स ओन नेम, ओन नेम मतलब कंपनी के नाम में। ये पॉइंट क्लियर है? फटाफट जोर से चिल्लाना, फीचर्स क्या है इसके? यस, क्लियर है फीचर्स? इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि और क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, मैंने ये ब्रीफ में एक्सप्लेन किया। Separate legal entity, there are distinctive features between different forms of organizations, and the most striking feature in the company form of organization vis-a-vis the other forms of organizations is that it acquires the unique character of being a separate legal entity. In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. Cloth मतलब, हाँ करेक्ट, उसको एक लीगल दर्जा मिलता है सबके सामने। इन द आइज ऑफ लॉ इट गेट्स अ लीगल व्हाट से फेस, बेसिकली यस, इट गेट्स अ लीगल फेस, कि अगर कुछ कल जाके होता है तो कोर्ट कंपनी के नाम में कुछ कर सकती है, या फिर आपका क्रेडिटर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इन द नेम ऑफ द कंपनी, नॉट इन द नेम ऑफ मुकेश अंबानी। हाँ अच्छा, ये अच्छा, तो हलतं म्हणून तो पडला ना, तो हलतं म्हणून तो पडला मगाशी। अच्छा फाइन, ठीक है।
नेक्स्ट, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, इट्स ओके. इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग. मेरे को एक बात बताओ, अभी कंपनी को हमने अलग पर्सन डिक्लेयर किया, तो उसके पास सारे पावर्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज है जो एक ह्यूमन बीइंग के पास रहते हैं. सिर्फ वो ऑन पेपर है और हम लोग दिखते हैं सबको. मतलब हम जो कर सकते हैं वो कर सकती है कंपनी, खा के पी के, हाँ खाना पीना, क्योंकि वो ये नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है बेसिकली. वो तो है एक्सेप्ट, वो तो सबको समझ रहा है अभी. उतना क्लियर है कि इट हैज ऑल द पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज टू डू. इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट. डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट मतलब, डिस्टिंक्ट का मीनिंग लिखो डिफरेंट. यस, डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स. एग्जिस्टेंस मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन बीइंग है और कंपनी अलग है, दोनों के अपने अपने फीचर्स है कि कौन क्या कर सकता है. दैट इज ओनली डिस्टिंक्शन. A company can own property, have bank account, raise loans, incur liabilities and enter into contract. क्या समझा? सिंपल आंसर मैं दूं तो कंपनी का बैलेंस शीट सोचो. आप करते हो अकाउंट, बैलेंस शीट में सब चीजें आती है. वो क्या ओनर की है या कंपनी की है? कंपनी के नाम पे हम लोग ऑडिट करते हैं या फिर ओनर के नाम पे करते हैं? अभी समझ रहा है कि कैसे कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट रहता है, लोन रहता है, लायबिलिटी रहती है. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंप्राइज इट. ओके, अभी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग आगे देखेंगे, सेपरेट सेक्शन है इसके ऊपर. ठीक है, सब्सक्राइबर्स का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सब्सक्राइबर्स मतलब क्या, अगर एक कंपनी फॉर्म करनी है तो शुरू में जो पर्सन्स हेल्प करते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए, दोज आर सब्सक्राइबर्स. मतलब मुझे अभी क्या करना है, कंपनी सेटअप करनी है, मुझे कैपिटल लाना पड़ेगा, प्लांट बिल्टअप करना पड़ेगा, फैक्ट्री लानी पड़ेगी या फिर एक ऑफिस लेना पड़ेगा. एनीथिंग, कंपनी कुड बी स्टार्ट फ्रॉम एन ऑफिस एज वेल. कि हम लोग ने एक ऑफिस बिठाया, कंपनी का नाम बोर्ड डिस्प्ले कर दिया, कंपनी स्टार्ट की. फिर उसके वो फॉर्म करने के लिए हमें कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ता है. इट इज नॉट दैट इजी कि मैंने ऐसे बोला तो ये एक दिन में होता है. तो उसके लिए जो हेल्प करते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए, दोज आर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आप सिर्फ अभी के लिए सब्सक्राइबर समझो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में. ठीक है. So a person which is different from the subscribers, मतलब अभी क्या होता है, ऐसे नहीं है कि कंपनी जिसने फॉर्म की वो लास्ट तक रहेगी, मतलब कंपनी जब तक है तब तक. दे आर जस्ट देयर टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. वो बाद में छोड़ भी सकते हैं, बाद में कौन काम करेगा ये डिफरेंट, ये चेंज भी हो सकता है. इसीलिए ये क्या बोला है, इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब जो शुरू में थे वो कंपनी इन एग्जिस्टेंस सबके सामने आने के बाद में नहीं भी रहेंगे. इट्स ओके. ह्यूमन बींग्स चेंज हो सकते हैं, जॉब्स हो सकते हैं चेंज, उनका काम चेंज हो सकता है. इन्होंने वही बताया, एक कंपनी तो अभी शुरू हो गई है, बट जिन्होंने शुरू की थी वो रहेंगे या नहीं रहेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है. इतना ही बोला है उन्होंने. इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट. सेम पॉइंट रिपीट किया है कि कंपनी की पर्सनैलिटी अलग है, मेंबर्स के अलग है, जो पर्सन फॉर्म करते हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे. सिंपल है ये पॉइंट, समझ रहा है? नेक्स्ट, even members can contract with company, acquire right against it or incur liability to it. For the deaths of the company, only its creditors can sue it and not its members. क्या समझ रहे हैं, ये हमने डिस्कस किया है. नहीं, यू आर रीडिंग द सेम पॉइंट, मुझे एक्सप्लेन करो. हाँ, आपने ये सुना है क्या कि शेयर होल्डर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. मतलब कंपनी अगर बंद भी हो गई, शेयर होल्डर्स को लास्ट प्रायोरिटी मिलती है. अकाउंट्स में पढ़ा है क्या कभी कि शेयर होल्डर्स को अगर पे करना होगा तो लास्ट में हम लोग पे करेंगे, सबसे लास्ट पे. क्रेडिटर्स पे हो गए, आपके बैंक लोन्स पे हो गए, सब चीजें पे होगी, लायबिलिटी सारी पे होगी, फिर क्रेडिटर्स को पे होगा. इसका मीनिंग यही है कि पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम लोग व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मतलब कंपनी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उस केस में, फिर मेंबर्स को मिलेगी.
यस, डिसोल्यूशन के टाइम, ये पॉइंट वहां पे रिलेट हो रहा है। अभी क्या लिखा है, एवरी इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, कंपनी को रिक्वायरमेंट है XYZ अमाउंट लोन की। अभी क्या हो रहा है, आई एम वेरी रिच एज अ पर्सन बट स्टिल आई एम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मेरे पास बहुत लैंड होगा, बहुत सारे फंड्स हो गए, तो मुझे अभी कंपनी को हेल्प करना है, कैन आई गिव टू द कंपनी? इन्होंने यही बोला है, मैंने कंपनी के शेयर्स भी होल्ड किए, चलो मैं मेंबर भी हूँ कंपनी का, कैन आई डू दैट? I can enter into contract with the company and I can give loan to the company. इन्होंने यही बोला कि इस केस में members can contract with the company, giving loans, acquiring right, incurring liability, ये सब हो सकता है। बट जब डेट्स पे करने की बात आएगी, सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर मेंबर्स को सबसे लास्ट। सिंपल है, ठीक है। A company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. Owning मतलब खुद के नाम पे, enjoying मतलब हाँ नहीं नहीं, हाँ राइट्स एंजॉय करना, बेसिकली क्या हो रहा है, हाँ करेक्ट, इसलिए मैं बोला राइट्स का पॉइंट बराबर है, ठीक है। डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सेल करना, हाँ, कंपनी कैन बाय इन द सेम वे इट कैन सेल इट्स प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी के 2-3 फैक्ट्रीज हो गए, अभी ऐसे हो गया एक फैक्ट्री में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कंपनी को यूज ही नहीं, कंपनी सिर्फ वहां पे लॉसेस ही कर रही है, क्या कंपनी फैक्ट्री बेच सकती है? सिंपल, वही बोला, डिस्पोज प्रॉपर्टी। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets. सिंपल बात है, आपके जो बैलेंस शीट में कैपिटल और ये दिखता है, असेट्स दिखते हैं, वो कौन देता है कंपनी को? एंटरप्रेन्योर देते हैं, मतलब कौन देता है? मेंबर्स देते हैं, ओनर्स देते हैं, शेयर होल्डर्स देते हैं। मैं ब्रॉड कर रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है ये मेंशन किया है, फिर कंपनी बिकम्स, अभी वो अगर भले मैंने पैसे दिए हैं, मैंने वो असेट्स दिए हैं, मेंबर्स ने दिए हैं, शेयर होल्डर्स दिए, बट कंपनी के बुक्स में दिख रहा है या शेयर होल्डर के बुक्स में दिख रहा है? इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। अभी समझ रहा है ये हेड पॉइंट में कितने सारे पॉइंट्स है और कैसे कैसे एक्सप्लेन किए उन्होंने। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो इसको, ये पॉइंट अंडरलाइन करो। और ऊपर और एक पॉइंट है, इसको भी अंडरलाइन करो। So how they have concluded, हाँ ये वाला, how they have concluded the shareholders are not the private or joint owners of the company's property, ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैंने ऊपर, समझ रहा है अभी, दे आर नॉट ओनर्स, को ओनर्स, जॉइंट ओनर्स। अभी एक केस लॉ है, केस लॉ मैंने क्या बोला था, व्हाट इज केस लॉ? हाँ हाँ, स्पेशल केसेस में नहीं। सो ऐसे हो रहा है, लेट्स से कुछ सोल्यूशन ही नहीं है, मतलब लॉ में कुछ उसका प्रोविजन ही नहीं है, और अभी क्या करेगा एक बंदा कि भाई कंपनी क्या करेगी इस केस में, तो वो केस ऐसा हो जाता है, वो कोर्ट तक जाता है, कोर्ट गिव्स दिस डिसीजन, फिर वो डिसीजन हमें, अभी ऐसे कुछ सिमिलर सेम केस फ्यूचर में हुआ तो हमें वो डिसीजन अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज केस लॉ। केस मतलब आपने देखा होगा, क्रिमिनल केस, पॉलिटिकल केस, लीगल केस, डिवोर्स केस, सब केसेस रहते हैं, हर एक टाइप के केस रहते हैं, दीज ऑल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, उसमें कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो आपको अप्लाई करना है सेम सिचुएशन में, अगर आगे जाके सेम सिचुएशन होती है किसी और कंपनी के साथ। हाँ करेक्ट करेक्ट, वैसे यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ट्रू ट्रू। अब एक केस लॉ है, ये फीचर के ऊपर एक केस लॉ आया है कि ये फीचर कैसे अलग है, ठीक है, हम लोग केस लॉ डिस्कस करते हैं। A member does not even have an insurable interest in the property of the company. The leading case on this point is of Macquarie versus Northern Assurance Company Limited, ये केस का नाम है। ईयर कौन सा है, हम कौन से ईयर में है, कितने साल हो गए, समझ रहे हैं रेलेवेंस केस लॉ का, इसके बाद कोई ऐसा केस ही आया नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ,
ब्रीफ में इसको, ठीक है, रीड करने के पहले क्या हुआ था, कंपनी ने एक प्रॉपर्टी ली थी और वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया था। लेट्स से व्हीकल ले लो, एक व्हीकल ली थी, उसका इंश्योरेंस लिया था। अभी इंश्योरेंस क्लेम में क्या हुआ, मुझे हाफ ही अमाउंट मिली, पूरी अमाउंट नहीं मिली। बट हो क्या रहा था, वो कार लेने के लिए मुझे लोन किसने दिया था, एक मेंबर ने दिया था लोन। वो कार लेने के लिए कंपनी ने कार ली, ठीक है, समझ रहे हैं, कार कंपनी ने ली, वो कार लेने के लिए लोन किसने दिया था, मेंबर ने दिया था। उसका इंश्योरेंस अभी कुछ कार को हुआ, इंश्योरेंस क्लेम आ गया। अभी वो इंश्योरेंस किसको मिलना चाहिए आइडियली, जिसने लोन दिया उसको मिलना चाहिए या कंपनी को मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, बट लोन तो इसने दिया था ना। हाँ तो क्यों देनी पड़ेगी, कार की अमाउंट देनी पड़ेगी, बट इंश्योरेंस किसको मिलेगा, यही केस लॉ है। अभी इसका पर्पस क्या है, लोन जिसने दिया उसको कुछ नहीं है, उसको सिर्फ लोन की अमाउंट मिलेगी। इंश्योरेंस क्यों मिलेगी कंपनी को, क्योंकि कंपनी यूज कर रही है, कंपनी हैज द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी और द कार, नॉट द मेंबर हैज जस्ट फैसिलिटेटेड द लोन टू अस। ये केस लॉ में डिसाइड होता है। इसका कॉन्सेप्ट समझ रहा है, अभी सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है, ये अलग है, लोन भले इसने दिया बट इंश्योरेंस किसके नाम पे आना चाहिए, कंपनी के, समझ रहा है, इतना ही है डिस्कशन इसमें। इजी केस लॉ है, कुछ ज्यादा तूफान नहीं है इसमें, हमें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक बार रीड करते हैं। अभी हर एक केस लॉ में दो पार्टीज रहेंगे, एक डिफेंडेंट और एक कौन रहता है, प्लांटिफ। प्लांटिफ मतलब ये लीगल टर्म्स है, प्लांटिफ मतलब जो केस जिसके अगेंस्ट हो रहा है, डिफेंडेंट मतलब जो उसके खिलाफ ये कर रहा है, मतलब जा रहा है, मतलब केस लड़ रहा है। प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट, देयर आर टू पार्टीज इन द केस। यहाँ पे डिफेंडेंट कौन है, मतलब केस किसके खिलाफ हो रहा है, पढ़ो एक बार, मकौरा के खिलाफ हो रहा है, और डिफीट कौन कर रहा है, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी आप बोलोगे सर मुझे केस लॉ का नाम याद रखना है क्या, आई वुड सजेस्ट नहीं याद रह रहा है, इट इज फाइन, याद रह रहा है तो ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत वियर्ड नाम रहते हैं जो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। इन दैट केस आपको क्या याद रखना है कि केस में क्या हुआ था, केस में कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, आपको वो याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मकोरा वॉज होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट वन शेयर ऑफ अ टिम्बर कंपनी, ठीक है। हाँ, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ का स्पेलिंग लिखो, PLAI, प्लेन, PLAIN, प्लेंटिफ, PLAIN, प्लेन, TIFF, प्लेंटिफ। डिफेंडेंट, DEFENDENT, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट, DEFENDENT। अच्छा बरं, ओके, ठीक है। हाँ, M वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट वन शेयर ऑफ अ टिम्बर कंपनी। एक टिम्बर कंपनी थी, M के पास कितने शेयर थे, 99% शेयर थे, 1% शेयर किसी और के पास थे, ठीक है। मैंने वो केस का मॉडिफाई किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कार लोन का केस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अभी क्या हो रहा है, एक तो वो शेयर होल्डर है 99% का, और वो क्रेडिटर भी है, बेसिकली वो लायबल भी है, मतलब कंपनी उसको लायबल है, ठीक है। M इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम, समझ रहा है इंश्योरेंस किस क्या चीज का हो रहा है यहाँ पे। हाँ, द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन अ फायर, टिम्बर जल गया। टिम्बर मतलब क्या, हाँ वुड, हाँ ये पता है ना, हाँ ठीक है। M claimed insurance compensation, held the insurance company was not liable to him as no shareholder has any right to any item of property owned by the company, for he has no legal or equitable interest in them। समझ रहा है क्या, कुछ सबको समझ रहा है क्या, लीगल एंड इक्विटेबल मतलब क्या, नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट।
यस, सिंपल, इतना ही याद रखो। क्योंकि वो क्या हो रहा है, जो टिम्बर था, कंपनी जिस बिजनेस में थी वो कंपनी का था प्रॉपर्टी। इसने सिर्फ क्या किया है, बिकॉज वो 99% का शेयर होल्डर है, बिकॉज उसने इंश्योरेंस लिखा है, बिकॉज वो हमारा क्रेडिटर है, ही डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द टिम्बर। तो भले ही इंश्योरेंस हो गया, वो कंपनी को मिलेगा, कंपनी की प्रॉपर्टी है। क्लियर है केस लॉ? कुछ डाउट है इसमें? फर्स्ट फीचर डिटेल में हमने डिस्कस किया, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बार गो थ्रू करो आप फास्ट, कुछ लग रहा था मेरे को पूछो। ठीक है, ओके। कार्स आई मीन वो ये रहेगी, क्या बोलते हैं इसको, जीप। हाँ, वैन टाइप समथिंग। वैन तो बहुत लेट आई है। हाँ, जीप जीप। फाइन विद द फर्स्ट फीचर। कुछ लिखना है, कुछ पूछना है? लायबिलिटी, हाँ पे तो मैंने वही बोला ना, क्रेडिटर है तो लायबिलिटी कंपनी तो पे करेगी ना। हाँ, करेक्ट। बेसिकली दे वांट टू टेल अस कि ये दोनों अलग है, एम अलग है, मकवरा अलग है, और उसकी टिम्बर कंपनी अलग है। हाँ, बट यहाँ पे बोलने का क्या है इंश्योरेंस कंपनी को, हाँ, कि ये पर्सन है, उसको नहीं मिलेगा इंश्योरेंस, कंपनी को मिलेगा इंश्योरेंस। हाँ हाँ, बट हाँ, करेक्ट, ये कंपनी को रिपे करना पड़ेगा। काय काय कह रहे थे, एक्सप्लेन कुठला केस लॉ? अच्छा, फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एम एक पर्सन है, एक सेकेंड, फिर से एक्सप्लेन करना है। मकौरा एक पर्सन है, उसकी क्या है, उसने ना एक टिम्बर कंपनी, एक मकौरा एक पर्सन, एक टिम्बर कंपनी, दो चीजें यहाँ पे। अभी ये टिम्बर कंपनी के जो शेयर्स है 99% मकौरा के पास है। इस केस में मकौरा एक क्रेडिटर भी है कंपनी का, मतलब टिम्बर कंपनी का क्रेडिटर कौन है, मकौरा है। मतलब कुछ भी अगर पे करना रहा तो टिम्बर कंपनी का मकौरा को पे करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, ये टिम्बर कंपनी का टिम्बर सब जल गया, और ये टिम्बर कंपनी ने इंश्योरेंस लिया था। अभी इंश्योरेंस लिया तो कंपनसेशन किसको मिलेगा? इसको मिलना चाहिए। हो गया खत्म। समझ रहे हैं? इजी है, क्योंकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन, बहुत इजी है ये। मेंबर्स में डाई और चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। मेंबर्स आते जाते रहते हैं। मैं भी अगर मेरे शेयर्स आज बेच दूं ना, मैं मेंबर नहीं हूं, मैं कल आऊंगा फिर से, मेरा दिन आएगा। सिंपल है ये, ठीक है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। परफेक्ट, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, हैंड चेंज होते हैं, आज मैं हूं, कल कोई दूसरा होगा शेयर होल्डर, ऐसे रहता है कंपनी का। उनका क्या रेलेवेंस यहाँ पे? अच्छा, ऐसे हो, ओके, ठीक है। Since the company is an artificial person created by law, law alone can bring an end to its life. अभी देखो ना, सिंपल से बात है, आपके मरने पे या ह्यूमन बींग्स के मरने पे किसी का रेस्ट्रिक्शन है, किसी का होल्ड है, कभी भी कुछ भी किसी को हो सकता है, बट कंपनी के मरने का हाथ किसके हाथ में है? लॉ के हाथ में है, कंपनी एक्ट के हाथ में, शेयरहोल्डर्स के हाथ में भी नहीं है। शेयरहोल्डर्स भले ही बोले कि मुझे कंपनी क्लोज करनी है, बट वो क्लोज करने के लिए तेरे को 1.5-2 साल लगेंगे एज पर द एक्ट, इतना बड़ा प्रोसीजर रहता है। इट इज नॉट कि एक दिन में सोच लिया कंपनी बंद करनी, हो गया। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ। एट द होलसेल पॉइंट मेरा बोलने का ये कंक्लूजन है कि कंपनी को अगर बंद करना तो लीगली बंद करना पड़ेगा। आप ऐसे मुंह उठा के बोल नहीं सकते कि मैं कल बंद करो कंपनी, हो गया चलो कोई नहीं आ सकता मेरे बिजनेस में। बट ह्यूमन बींग्स का वैसा है क्या? ह्यूमन बींग्स का कल भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ हो सकता है किसी को। सिंपल, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। चलो, इंसॉल्वेंसी क्या है?
करेक्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब मेंबर मर सकता है, मेंबर इंसॉल्वेंट हो सकता है पर्सनल लाइफ में, वो कंपनी के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, कंपनी अभी भी है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, मेनी कंपनीज इन इंडिया आर एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 years, एग्जाम्पल दो इसका। एग्जिस्टेंस मतलब हाँ नशीब, तू तेच विचार होता ना। हाँ? केसरी 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 टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स, वृत्तपत्र, हाँ बट इट वॉज नॉट अ कंपनी ना एट दैट टाइम, केसरी वॉज नॉट अ कंपनी एट दैट टाइम. हाँ आता ती एनजीओ झाली आहे, इट वॉज नॉट अ कंपनी तेव्हा. No, we can't say anyone, any company. There should be legally, it should be on paper a company. हाँ, this is possible only to the fact that the company has perpetual existence. अभी क्यों कंपनी 100 या ज्यादा साल से रह रही है? ह्यूमन बीइंग कितना रह सकता है, चलो मेरे को वो बता. 100 साल मैक्स, मैक्स. कंपनी उससे ज्यादा रह रही है ना, टाटा रह रही है ना, वही उसका परपेचुअल सक्सेस का फीचर है. इसलिए ना लॉ में ना इट्स ऑलवेज बेटर कि एक्सप्लेन द एग्जामिनर विद रियल लाइफ एग्जांपल्स. उसको समझने दो कि आपको लॉ आता है. पहले तो प्रोविजन लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल लिख के नहीं आना है, 0 मार्क. प्रोविजन पूरा लिखना है, फिर एग्जाम्पल से उसको दिखाना है कि मेरे को भाई आता है, मेरे को समझ रहा है लॉ. ठीक है. ज्वेलरी, हाँ हाँ हाँ, exactly, we have to see the legally whether it is a company on paper or not. You are explaining only on the basis of brand. Brand is different, company is different. आपको ये पता है क्या, आप डेटॉल जो यूज करते हो कौन सी कंपनी का? डेटॉल साबुन, विच कंपनी? HUL का है वो प्रोडक्ट, करेक्ट. अभी आपको पता है कि HUL एक कंपनी और डेटॉल तो सिर्फ एक ब्रांड है. वैसे ही PNG के केस में, PNG एक ब्रांड है, वो कंपनी क्या नहीं, आप मेरे को चेक करके बताओ. हाँ हाँ, जनरली नॉट लिस्टेड. हाँ, इन 90% केसेस लिस्टेड कंपनी, मतलब जो इनिशियली छोटे छोटे कंपनी से बड़े बड़े बढ़ के लिस्टेड हो गए, लिस्ट हो गई कंपनी, वैसे कंपनी. हाँ एग्जैक्टली माय पॉइंट. इसीलिए लीगल उसका स्टेटस देखना पड़ेगा कि वो कंपनी है नहीं, भले ही 100 साल से, बट इट इज नॉट अ कंपनी, इट डज नॉट फिट इन द कंपनीज एक्ट. हाँ, टाटा इज द बेस्ट एग्जाम्पल. विप्रो, इन्फोसिस, इन्फोसिस का स्टॉक है 8,000 10,000 रुपए का स्टॉक है आज, शेयर, एक शेयर. 100 ईयर्स नहीं हुआ है. हाँ, कितने ईयर्स हुए? मोर देन 50. हाँ नहीं, कैसे करेंगे कंसिडर? हाँ रहते हैं, तो इट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेपरेट एक्ट. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है और 2-3 एक्ट है ऐसे, वो उसके अंडर रजिस्टर्ड है. पॉलिटिकल पार्टी का एक एक्ट है, उसके अंडर रजिस्टर्ड होता है. वो इतनी थोड़ी कंप्लायंसेस करते बैठेंगे, ऐसे करेंगे तो काला धन रहेगा ही नहीं इंडिया में, देश में. करेंगे, करना चाहिए ना उनको. There was a company which has 7 members and all of them died in aircraft. Example. Despite this, the company still exists unlike partnership form of business. क्या समझा ये पॉइंट? पार्टनरशिप में हम सीधे डेथ ऑफ पार्टनर करते थे और बंद, बिजनेस ही बंद हो गया. पार्टनरशिप का एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, बट कंपनी के केस में ऐसे नहीं होता है. कंपनी चलती रहेगी, कोई मर भी गया तो. ये सुना है कॉन्सेप्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव? हेयर, हेयर नहीं, हेयर, HAIR. ओके, कौन से स्कूल से हो? लिमिटेड लायबिलिटी, जोक्स अपार्ट. लिमिटेड लायबिलिटी थर्ड फीचर. सेकंड फीचर क्लियर है, सबको समझा है? The liability of a member depends upon the kind of company of which he is a member. Kind of company? एग्जाम्पल बताओ, कौन से काइंड ऑफ कंपनी आपको पता है? टाइप ऑफ कंपनी मैं पूछ रहा हूँ. नहीं, वो तो सेक्टर हो गया, वो इंडस्ट्री हो गया. नॉट फॉर प्रॉफिट वाली नहीं, ठीक है. काइंड ऑफ
नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फाइन फाइन। काइंड ऑफ कंपनी मतलब क्या? कंपनी एक तो लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। बेसिकली लायबिलिटी का फीचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है कि कंपनी क्या है, ये हम लोग देखेंगे। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, यस यस, दैट दोज आर टाइप्स ऑफ कंपनी। काइंड ऑफ कंपनी मतलब क्या कि उनका लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कैसे डिफर होता है, मतलब उनको कितना लायबिलिटी पे करना पड़ेगा अगर कल कंपनी बंद होती है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, फर्स्ट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, अंडरलाइन करो, जो इटैलिक्स में है ना वो अंडरलाइन करो। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, the debts of the company in totality do not become the debts of the shareholders, मतलब करेक्ट करेक्ट, कंपनी को 100 रुपए देने तो कंपनी 100 रुपए देगी, शेयर होल्डर खुद से पॉकेट से नहीं देगा 100 रुपए, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, अकाउंट मेरे को नहीं आता, आपको बताना है मुझे। सॉरी, हाँ, और नॉमिनल वैल्यू ऐसे नहीं रहता है, किस में रहता है? यस, ओके, नहीं, बट इक्विटी में भी रहता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड ठीक है, मैं शेयर की वैल्यू बोल रहा हूँ। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू सेम रहता है, फेयर वैल्यू अलग रहता है, फेस वैल्यू सेम रहता है कि डिफरेंट? आप मुझे बताओ। हम लोग देखते हैं, चलो लीगली क्या बोलते हैं इसको, आप लोग का ना कंफ्यूजन क्लियर करते हैं हम लोग अकाउंट्स का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लिखा रहता है, देखा है कभी शेयर सर्टिफिकेट? क्या समझ रहा है अभी? आपका कंसेप्ट क्या है? ऐसा लिखा रहता है कि फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज ₹10, बट अगर आपको शेयर सेल करने तो आज के मार्केट वैल्यू पे सेल करना पड़ेगा, तो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, मतलब मिनिमम तो आपको 10 पे करनी ही पड़ेगी अगर आप बाय कर रहे हो तो। बट अगर आपको कल जाके, नहीं मतलब 10 का आपका नॉमिनल वैल्यू है, बेसिकली आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो 10 के बेसिस पे मिलेगा अगर आप रहे शेयर होल्डर तो। बट कल जाके अगर आपको बेचना रहा तो मार्केट वैल्यू से और खरीदने पड़ेगा या बेचने पड़ेगे, आपके शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है यू आर लायबल टू द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ दैट मच। डिफरेंस समझ रहा है? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या है? सेम ही है बेसिकली दोनों, और मार्केट वैल्यू अलग है, जो मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है रोज, शेयर्स में एनएससी बीएससी पे जो चेंज होता रहता है, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। क्लियर है? अभी इसमें क्या हो रहा है? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। इन नो केस द शेयर होल्डर्स बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। 12th में आपने अकाउंटिंग किया होगा ना शेयर्स का, अनपेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स, री इशू शेयर्स, कुछ तो, हाँ हाँ हाँ, यस यस, वो सब किया है ना, वही कॉन्सेप्ट है। अभी मुझे कंपनी को 10 रुपए का शेयर का मैंने 5 रुपए शेयर का पे किया, मतलब मैंने शेयर खरीदा बट मैंने तभी सिर्फ 5 रुपीज पे किए, फेस वैल्यू में से 5 रुपीज पे नहीं किए, सो आई एम एन अनपेड शेयर होल्डर, मुझे 5 पे करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने शेयर तो पूरे खरीदे। तो उस केस में मुझे
मैं सिर्फ लायबल हूँ 5 के लिए, एम आई लायबल टू मोर देन दैट? अगर कंपनी मुझे बोलती है मुझे और पैसे चाहिए, आई एम लायबल टू कंपनी? नो। तो यहाँ पे क्यों है? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। समझ रहा है कि मेंबर या शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी रहती है और कंपनी कितना हमें पूछ सकती है? क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट काइंड ऑफ अ कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट इज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी मतलब इतना नहीं, हर इसमें डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। कंपनी को एक फिक्स बात बतानी चाहिए और उसपे ट्रस्टेड पानी चाहिए। फिक्स स्टेटमेंट। ठीक है, डोंट थिंक वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, छोड़ो कंपनी एक्ट है नहीं है, जान दो। इन लेमैन टर्म्स गारंटी मतलब क्या? हाँ तो एक्सप्लेन करो उसको। लीगली यू कैन गारंटी? नहीं, मुझे लीगल में एक्सप्लेन करो जो हो सकता है, ये पता नहीं मुझे। हाँ मतलब जो लैंड है उसको अगर कुछ ये होता है, अकाउंटिंग करने वाले बंदे से कुछ होता है, तो एक गारंटीड वाज देयर, लाइक इफ he does something then मैं पैसे भरूंगा। समझा? यस करेक्ट, गुड एग्जांपल। मतलब समवन इज गिविंग एन अश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, दैट इज गारंटी। अभी इस केस में क्या हो रहा है? The members are liable only to the extent of the amount guaranteed by them, and that too only when the company goes into liquidation. Yes, yes, कंपनी को गारंटी दे, हाँ उतनी ही लायबिलिटी। यस, एंड को सर्कल करो। ये कब होगा? When the company is limited guarantee मतलब क्या? हाँ, कंपनी जब लिक्विडेशन में जा रही है। लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन का फर्क क्या है? हाँ हाँ, और डिसोल्यूशन? हाँ हाँ, कंपनी के ऊपर डिसॉल्व करना। यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है? अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और कंपनी ऐसे फॉर्म हुई है कि इट इज लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कंपनी का फीचर ही यही है कि हम लोग गारंटी के बेसिस पे लेंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं मेंबर्स के गारंटी के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेंबर इज ओनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी। एंड ये कब होगा? गारंटी कब रियलाइज होगी? जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। मतलब मेंबर को कब पे करना पड़ेगा? हाँ, एंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और नहीं, एंड उतना ही। यस यस, उतनी ही अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सेकेंड काइंड ऑफ कंपनी क्लियर है? दो है, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सेकेंड इज लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब तेरा 1000 करोड़ का लोन है, 100 का है, 50 का है, मेंबर्स को तो कंट्रीब्यूट करना ही है, कुछ भी हो जाए। इन एनी केस दे हैव टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी का फीचर लिया है पार्टनरशिप एक्ट ने, और लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर लिया है एलएलपी ने। बेसिकली समझा कंपनीज एक्ट कैसे दोनों में घुस रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉम्बिनेशन इन द एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट में पार्टनरशिप के भी फीचर्स है, कंपनीज एक्ट के भी फीचर्स, बिकॉज लायबिलिटी का पॉइंट हर जगह पे आने वाला है। इसलिए आपको ये लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट क्लियर है सबको? कुछ डाउट्स है इसमें? एनीथिंग? कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ वर्ड नहीं समझ रहा है? इसलिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन वर्ड्स कि गारंटी क्या है, लिक्विडेशन क्या है, ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लीगल पर्सन। यहाँ पे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। कोई 9 महीने इसको गोद में रखता है क्या? कंपनी एक बंदा क्रिएट करता है खुद से कभी भी? सिंपल एज दैट, यही उन्होंने बोला। इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ क्रिएट करता है इसको, हम लोग को जो डिफाइन किया है प्रोसीजर उसके हिसाब से कंपनी को जन्म देना पड़ता है। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लॉथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो राइट्स इंडिविजुअल है तो कंपनी के पास भी है। सेकेंड पॉइंट, further the company being a separate legal entity can own property, have bank account, raise loans, incur liability, enter into contracts। ये ऊपर हमने डिस्कस किया।
Even members can contract with company, acquire right against it or incur liability to it. It can sue and be sued in its own name. ये भी हमने डिस्कस किया. It can do everything which any natural person can do except be sent to jail, take an oath. ये important है, ये केस स्टडी में आता है. ये क्वेश्चन ऐसा कि कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स कि वो शादी नहीं कर सकती, वो जेल नहीं जा सकती, वो ओथ नहीं ले सकती. ओथ मतलब क्या? हाँ ओके, आपको आता है इंग्लिश. का मीनिंग ये है कि वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ले सकती, लाइक प्राइम मिनिस्टर वगैरह, अगर कोई कंपनी. परफेक्ट आंसर, यस. और सेकंड, प्रैक्टिस अ लर्नड प्रोफेशन. सीए बन सकती है कंपनी, डॉक्टर बन सकती है. आप समझ रहे हैं हाउ इट इज रेलेवेंट दिस फीचर. ठीक है. हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस. ठीक है, क्लियर है. As the company is an third point, as the company is an artificial person, it can act only through some human agency, namely directors. अभी जो कंपनी को चलाते हैं उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं. विज मतलब नेमली. हाँ याद है. ओके, बीसीआर याद है, भूलने गए बीसीआर. हाँ, डायरेक्टर्स कैनॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी, बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. फिर से पढ़ो और मेरे को आप बताओ. एजेंट मतलब अलग होता है. एजेंट का मीनिंग पूरा अलग रहता है मेंबर से. एजेंट वो होते हैं जो दो लोग हैं. हमें इतना ही पता है एजेंट्स के बारे में बस. सपोज इसको घर खरीदना है, मैं एग्जांपल है, इसको घर खरीदना है, इसको घर बेचना है. आई एम एन एजेंट. आई विल फैसिलिटेटर. एजेंट इज द फैसिलिटेटर बिटवीन टू पार्टीज. तो ये पॉइंट समझ रहा है क्या? बेसिकली व्हाट दैट टेलिंग इज कि एक तो मेंबर्स के पास टाइम नहीं रहता है, वो शेयर्स इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, इन्वेस्ट करते, सेल करते, बाय करते, टाइम पास करके बैठ जाते हैं. सिर्फ वो मेंबर्स आते जाते रहते हैं. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे लोग हैं कि वो कंपनी को चला सकते हैं, कंपनी के अफेयर्स को देख सकते हैं. इसलिए दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, बट दे आर देयर टू परफॉर्म द डे टू डे एक्टिविटीज. कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. हाँ हाँ, परफेक्ट. कंपनी कैसे बनती है? हाँ, लॉ से बनती है. हाँ, पैसे कौन देता है कंपनी बनाने के लिए? तो हम लोग को शेयर होल्डर का अप्रूवल तो लेना पड़ेगा कुछ तो. ठीक है, हाँ, ओनर्स है, ये भी हमने सुना है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेगा, बट एट देन उनको अप्रूवल तो लेना पड़ेगा. हाँ, प्राइम मिनिस्टर. परफेक्ट, समझ रहे हैं अभी. द डायरेक्टर्स कैन आइदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स. ऑथेंटिकेट का मीनिंग क्या है? यस, चेक करना, कुड बी, और लेट्स से अप्रूव, क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करना कुछ चीज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट या समथिंग लाइक दैट. वो खुद से भी कर सकते हैं या कंपनी के सील से भी कर सकते हैं. अभी कंपनी के सील से मतलब आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स. क्लियर है ये पॉइंट डायरेक्टर्स का? हाँ, अगर मुझे 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्जांपल, ठीक है, मुझे अगर 1 लाख का किसी को बिल पे करना है, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, क्या मैं शेयर होल्डर्स के पास जाऊंगा मुझे बिल पे करने के लिए? क्या मैं मुकेश अंबानी को पूछूंगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से कर सकते हैं डिसीजन. डे टू डे एक्टिविटीज, अगर मुझे बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, हाँ, करेक्ट. बेसिकली दे हैव, इन दैट केस दे हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट भी डिसाइडेड रहती है, एक्ट में भी दिया है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा. हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिग्नेचर अप्रूवल होता है. बिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर, एक आध डायरेक्टर अप्रूव करेगा, हो गया, इट इज फाइन. हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं?
क्लियर है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। कॉमन सील, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट bestowed with the body of a natural being, therefore it works to the agency of human beings, BOD, board of directors, yes, अभी हमने देखा। Common seal is the official signature of a company which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. सिक्का, stamp. The common seal is a seal used by a corporation as the symbol of its incorporation. क्या समझे? कंपनी जिंदा है वो दिखाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इतना ही पर्पज है इसका, ठीक है। मतलब क्या ना, लीगली आजकल ऐसे होता है ना, फेक बहुत चीजें चल रही है। फॉर दैट रीजन कॉमन सील इज मैंडेटरी, और कॉमन सील भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, होता है वो भी होता है, इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसके लिए कॉमन सील के ऊपर भी साइन लगता है आजकल। यस यस, तो लीगैलिटी हमें देखनी पड़ती है कि डॉक्यूमेंट कितना लीगल है या कितना इलीगल है, ठीक है। अभी Companies Amendment Act 2015 has made the common seal optional by omitting the words and the common seal from section 9 as to prevent under mode of authorization. एक सेकेंड, ये ना कैंसिल करो, नॉट रेलेवेंट एट ऑल। हाँ, पैराग्राफ इग्नोर करो, नॉनसेंस पॉइंट है, कुछ इसके ऊपर टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फीचर्स खत्म हो गए हमारे डिस्कस करके। हाँ, लास्ट एक फीचर है, कॉमन सील भी एक फीचर है। कॉमन सील हमने इसमें देखा था मीनिंग में। हाँ हाँ, क्या फीचर्स पढ़े अभी हमने? हाँ हाँ, so far we are good, okay, ठीक है। हाँ, वही वो बोल रही थी, कहाँ पे जानता तुम्हारा? ठीक है। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट। हमने चैप्टर 1 क्या देखा? चैप्टर सब याद है ना? चैप्टर मैंने कल एक्सप्लेन किया था। हाँ, और क्या रहता है एक्ट में? और एक वर्ड था, किसने तो बोला था? हाँ, शेड्यूल्स, यस। तो ये चैप्टर 2 है कंपनीज एक्ट का, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब पता है ना, कंपनी के केस में या बिजनेस के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर, कॉर्पोरेट, ये टर्म यूज करते हैं जनरली। कॉर्पोरेट का मीनिंग वही है। वेल मतलब क्या? सोचो। हाँ, तो वही है कॉन्सेप्ट। केस लॉ है ना, केस लॉस बहुत है इसके केस में। अभी हर एक डिसीजन, क्या केस हुआ था, किसमें क्या आया है, ऐसे केस होगा क्या, वो सब रेलेवेंस है यहाँ पे। आता अपन जो वाचणार है, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, द थ्योरी इन दैट देयर इज अ केस लॉ, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताऊं इसका क्या है मीनिंग, वेल का मीनिंग क्या है। अब एक बार गूगल करो कोई, जो क्या है वर्ड का क्या है मीनिंग, मैं ही करता हूं, रुको, आपको समझेगा फिर इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। ये ऐसे आएगा। इसलिए फॉर दैट रीजन मैं आपको बताने रहा था, उस कॉर्पोरेट वेल को हमको साथ में रीड करना है। Some mask that the company is wearing behind its actual legal entity, separate legal entity concept, वो हमको डिस्कस करना है, ठीक है। इसलिए गूगल के मीनिंग्स पे नहीं जाने का कभी भी। एट टाइम्स हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि दो टर्म्स है, दोनों को साथ में अगर पढ़े तो वो एक्ट में क्या उसका मीनिंग होगा, ठीक है।
अब ये थ्योरी में क्या बोल रहे हैं ना, हम लोग फिर से वही डिस्कस करने वाले सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बट उसके ना अलग अलग केस लॉ, कोर्ट ने ना अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं, कॉन्सेप्ट वही है, बट वो केस में क्या हुआ था वो समझ के कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इस केस में वो कॉन्सेप्ट कैसे फिट हो रहा है, ठीक है। और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है कि जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, मतलब कंपनी एंड मेंबर्स आर सेम, ये भी होता है, ये भी हो रहा है, और ये करेक्ट है, एज पर लॉ इट इज करेक्ट, ठीक है। It refers to a legal concept where the company is identified separately from the members of the company. ये concept है corporate veil का. The term corporate veil refers to the concept that members of a company are shielded from liability connected to the company's actions. Shielded मतलब correct. Yes, लिखो. Shielded का meaning है protected. Protected. If the company incurs any debts or contravenes any laws, the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. समझा या नहीं समझा? ठीक है सबको? In other words, they enjoy corporate insulation, corporate freedom, corporate protection, corporate freedom. Basically, कंपनी का कुछ भी हो जाए, मेरे पे मेरी जितनी लायबिलिटी ना उतना ही आएगा. कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी ने गलत किया, मैंने गलत नहीं किया एज ए मेंबर, मैं इन्वॉल्व नहीं था, अगर मैं इन्वॉल्व था तो मैं पे करूंगा, अगर मैं इन्वॉल्व नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं नहीं पे करूंगा, एज सिंपल एज दैट. At sometimes what happens, company and member and the creditor are the parties to a contract. In that case, member is also liable. But in general, liability नहीं आती members पे, जितना उसका शेयर होल्डिंग का liability उतना ही आएगा, ठीक है. अब ये केस लॉ है, और ये केस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट योर एग्जाम्स. ये आता ही है क्वेश्चन इसके ऊपर, मतलब आई हैव सीन ऑल्टरनेट एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए केस लॉ का नाम भी याद रखो. ये एक तो याद ही रखो, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. केस लॉ का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. सैलमन वर्सेस सैलमन, यहाँ पे कौन दो पार्टीज है? ये एक पार्टी थोड़ी, दो पार्टी क्या है, एक मेरे को अलग अलग करके बताओ. हाँ, पर्सन है ये, हाँ ओके, इतना तो समझा, ठीक है ओके, आपको लॉ समझ रहा है, फाइन, आई एम हैप्पी. laid down the foundation of the concept of corporate veil और independent corporate personality, ठीक है. इस केस में क्या हुआ हम लोग डिटेल में देखेंगे. अभी फैक्ट समझो, या फिर आपको लिखना है तो लिखो रफ में, ठीक है. फैक्ट्स क्या है केस के, मैं आपको ब्रेक करके समझा रहा हूँ. इन सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब क्या? कोर्ट है ये. पहले लॉर्ड, माय लॉर्ड, योर लॉर्ड, केस कोर्ट में रहता है ना जज, वो आपको क्या लगा? फैमिली? नहीं नहीं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड यू कुड राइट जज बेसिकली, पुराने जमाने में ऐसे बोलने का. हाँ. लेट डाउन मतलब कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है फाइनल, कि ये वर्डिक्ट दिया है that a company is a person distinct and separate from its members, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है. ये कोर्ट का जजमेंट था. अभी केस में क्या हुआ देखेंगे. In this case, one Salomon incorporated a company named Salomon and Company Limited with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons and a daughter. अभी लिखो पहले तो, Salomon एक पर्सन है, उसके इतनी एक वाइफ है, इतने बच्चे हैं, इतनी एक लड़की है, और उसकी एक कंपनी ये है. याद रहेगा या लिखना है? समझ रहे? अभी कंपनी के सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर मतलब हाँ करेक्ट. अभी रिकलेक्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है. दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल असेट्स ऑफ सैलोमन फॉर पाउंड पता है ना, या यूरो है? आप बताओ यूरो या पाउंड है? हटके दूंगा मैं, पाउंड है. पर करेंसीज देखो, समझो ये चीजें. हाँ पाउंड है. कंपनी ने क्या, सॉरी, company took over the personal business assets of Salomon for so and so pounds, and in turn Salomon took 20,000 shares of £1 each. Debentures were 10,000 of the company with charge on the company's assets and balance in cash. क्या हो रहा है यहाँ पे?
कैसे? 38,000 के उसमें कैपिटल लाया है, हाँ हाँ, उसके बाद उसने 20,000 के शेयर लिए 1 पाउंड के रेट, बेसिकली कंपनी के बिजनेस असेट्स क्या है अभी? तो वो 38,782 के कैपिटल उसका, वो ऐसे नहीं है, लायबिलिटी है, कंपनी ने लिया है सैलमन से। हाँ 10,000 के डिबेंचर्स हाँ, उसको इसका ले, बस अभी तो ये नहीं पड़ा है। नहीं समझ रहा है क्या? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, कैपिटल में नहीं समझ रहे क्या? समझ रहे हैं, उसके डिबेंचर, इक्वेशन समझ रहा है क्या, क्या हो रहा है, कौन किससे ले रहा है और कौन किसको दे रहा है? हाँ, शेयर्स मिल रहे, डिबेंचर्स मिल रहे, कैश मिल रही और दे रहे लोन, मतलब बेसिकली असेट्स ले रहे। ठीक है, ये सिचुएशन है, फैमिली बिजनेस हो रहा है बेसिकली। हाँ ठीक है, अभी क्या हो रहा है? हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 sons टुक अप 1 शेयर ईच ऑफ पाउंड 1 each, मतलब एक एक शेयर मिल रहा है उनको। बच्चे कितने हैं? सॉरी, हाँ 4 बच्चे हैं, एक लड़की है, उनको 5, मतलब 5 हो गए, और वाइफ है 6 शेयर्स मिल रहे, इक्विवेलेंट टू 1 पाउंड। पाउंड का 20 रुपीज, 20 रेट पकड़ो, पर कितना होता है पता नहीं, वो रेट के हिसाब से INR में आ जाएगा। ठीक है, उतना उनको मिल रहा है। Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. कंपनी लॉस में जा रही है, और कंपनी लिक्विडेट होने वाली है अभी। ठीक है, हो गई, मतलब बोल रहे हैं। The unsecured creditors of the tune of pound 7,000 contended that Salomon could not be treated as a secured creditor of the company. उन्होंने सैलमन पे नहीं, क्लेम नहीं किया, उन्होंने सैलमन पे आरोप लगाया। हाँ, क्लेम किया नहीं, क्लेम मतलब ब्लेम किया, मेरे को क्लेम सुनाई दिया, सॉरी सॉरी, हाँ ब्लेम बराबर है, हाँ ब्लेम किया, आरोप लगाया, करेक्ट। तो हाँ, कि पाउंड 7,000 के क्रेडिटर्स ने सैलमन को बोला कि हाँ हाँ, क्लियर है यहाँ तक? इसमें अभी क्या हो रहा है आगे? In respect of debentures held by him as he was the MD of the one-man company, मतलब अभी देखो, मैंने यहाँ तक पढ़ा। हाँ, the unsecured creditors to the tune of pound 7,000 contended that Salomon could not be treated as a secured creditor of the company, comma, in respect of the debentures held by him as he was the MD of one-man company, managing director, which was not different from Salomon, and the cloak of the company was a mere sham and fraud. It was held by Lord Macnaghten. क्या समझ रहा है? बोला कि ये अपने क्या बोलते हैं, वो ये खुद एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, खुद सोल है कंपनी का, और फिर भी इसने वो लोग मतलब क्या पर्दा पकड़ रखा है कि मैं सिक्योर हूँ, कंपनी है, मैं अलग हूँ। It is a term basically, and the cloak of the company was a mere sham and fraud. Basically ये phrases है। बेसिकली यहाँ पे ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंपनी ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, कंपनी इज अ फ्रॉड, कंपनी सिर्फ नाम के लिए है, कंपनी कुछ है ही नहीं, सिर्फ सैलमन ही कर रहा है, ऐसे उनका कंटेंशन था। उसके ऊपर अभी ये लॉर्ड जो है, ये जो जज है, उसने क्या बोला आगे, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको या नहीं है? हाँ, डमी कंपनी, हाँ 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 हाँ, वो जज का नाम है, लॉर्ड मैकनॉटन जज का नाम है, इट्स नेम ऑफ अ जज। ठीक है, उसने क्या बोला? द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। यहाँ पे कौन थे सब्सक्राइबर्स, कौन था यहाँ पे ये केस में? फैमिली, फैमिली, हाँ हाँ। एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइजली द सेम एज इट वाज बिफोर, and the same persons are managers and the same hands receive the profits. समझ लो कैसा हो रहा है यहाँ पे, एक ही लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं और उनको ही प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, बिजनेस भी सेम है, इट इज ओके। हाँ, द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स और ट्रस्टीज फॉर देम। हाँ, कंपनी अलग है, हाँ इन लॉ, ठीक है, ये बोल रहे हैं हम लोग।
nor are the subscribers as members liable in any shape or form except to the extent and in the manner provided by the act. करेक्ट 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 मतलब सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स का दर्जा सेम है, मतलब सब्सक्राइबर्स बाद में रहे या नहीं रहे इट्स ओके, मेंबर तो चेंज होते रहते, सब्सक्राइबर चेंज हो गया नहीं वो उनके ऊपर है, बट उनकी लायबिलिटी सेम एज द मेंबर्स, कि जितना वो लायबल है उतना ही पे करना है। कंपनीज एक्ट ने अगर अलग कुछ बोला है तो वो आएगा केस में। क्लियर है जजमेंट, मतलब क्या कैसे एक्सप्लेन किया है जजमेंट को, ऊपर का ही जजमेंट है, मतलब क्या हो रहा है टेल यू। ये जो जजमेंट था ना इसी को उन्होंने नीचे पैराग्राफ में फिर से एक्सप्लेन किया है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये एक जज था, जज मतलब ये बहुत बड़ी बॉडी थी, उसके अंडर ये एक जज था लॉर्ड मैकनॉटन, और उसने ये अभी थ्योरी में मतलब इसको और एक्सप्लेन किया जजमेंट को। सॉरी, एक बेंच रहता है, वो जजेस का बेंच रहता है। हाँ हाँ Thus, the case clearly established that company has its own existence, and as a result, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company, even though he holds virtually the entire share capital. यहाँ पे क्या हो रहा था, सैलमन के पास पूरा कैपिटल था या नहीं था? एसेट किसने दिए थे कंपनी को? डिबेंचर्स कंपनी ने दिए थे सैलमन को, कैश दी थी उसके बदले, मतलब ही वॉज द एंटायर होल्डर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, फिर भी उसको दर्जा अलग ही मिलेगा क्योंकि क्रेडिटर्स को हमें पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। द होल लॉ ऑफ द कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। मैंने वही बताया आपको, ये पूरा जो हमने डिस्कस किया ना केस लॉ एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कि केस क्या केस हो सकता है और उसमें कैसे कॉन्सेप्ट आएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। एक फीचर के ऊपर केस लाई है सिर्फ, और ये पूछता डायरेक्टली कि एज पर द केस लॉ व्हाट वाज द जजमेंट, व्हाट डिड द कोर्ट से, ऐसे पूछते क्वेश्चन। तो आपको लीगल लैंग्वेज समझ के लिखना पड़ेगा इसको। सॉरी, क्वेश्चन क्या आएगा आपको सिमिलर फैशन में देंगे, एक जन है, दो जन है, इसके इतने बच्चे, उसके इतने बच्चे। नाउ एज पर द कंपनीज एक्ट एंड द केस लॉ एक्सप्लेन एक आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ। हाँ ये लिखना पड़ेगा, रेफरेंस नहीं, हाँ लिखना पड़ेगा, भाषण वर्ड्स में नहीं, बट एटलीस्ट यू कुड एक्सप्लेन कि ये केस लॉ का नाम है, ठीक है, नाम के बाद कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ये वर्ड्स थोड़े आप नहीं पूरा लर्न नहीं करना पड़ेगा। ओके फाइन, ठीक है। आरोप नहीं समझा मतलब थोड़ा सा जरा डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने पहले तो हाँ क्या बोलते हैं फैक्ट्स दिए हैं, हाँ और बड़ा दिखा, हाँ एक्चुअली हाँ ग्रेजुअली हम समझ रहे हैं लेकिन इधर एकदम फास्ट हो गए, क्या हो गया एकदम कोई आ गया ठीक है, मतलब फाइन। फैमिली का समझाना बैकग्राउंड कौन कौन है और कंपनी है अलग क्रिएट के सैलमन है, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस असेट्स ऑफ सैलमन, मतलब सैलमन ने खुद के असेट्स दिए हैं कंपनी को, हाँ नहीं रुक एंड इन टर्न सैलमन टुक 20,000 शेयर्स ऑफ पाउंड ईच, डिबेंचर्स वर्थ 10,000, मतलब 38,782 के बदले ही इज गेटिंग 20 प्लस 10 30 प्लस कुछ कैश मिल रही है, ठीक है, एंड उसके वाइफ और इसको कितने 4 बच्चे 5 6 मिल रहे हैं, 6 और शेयर्स मिल रहे हैं। सो टोटली व्हाट इज हैविंग, ये इक्वेशन है, क्या क्या मिल रहा है, डिबेंचर्स मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हैं, उसके फैमिली को शेयर्स मिल रहे हैं और उसको खुद को शेयर्स मिल रहे हैं, 20,000 के शेयर्स मिल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है इक्वेशन बैलेंस शीट का। सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट टू लिक्विडेशन टू जनरेटर, कंपनी डूब रही है, कंपनी बंद होने वाली है, लिक्विडेट हो रही है, ठीक है। अभी लिक्विडेशन के टाइम पे क्या हुआ हमने, ठीक है फॉरगेट, इसके पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, लिक्विडेशन के टाइम क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कौन किस, हाँ तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी सैलमन क्या है यहाँ पे, ज्यादा दर्जा क्या है,
क्यों है? क्योंकि वो शेयर नहीं, अमाउंट ज्यादा नहीं है, 100% उसके पास है, ज्यादा नहीं। अमाउंट के ऊपर मत जाओ, गो ऑन द परसेंटेज। 100% इज ओन बाय सैलमन, और उसके वाइफ और उसको थोड़े थोड़े एक एक दिया है सिर्फ नाम के लिए। एंटायर इज विद सैलमन। डिबेंचर्स और ये जो है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स हमने दिया है उसको। ठीक है, तो क्रेडिटर है, बट जो ओनर है ना, ते बेसिक जास्त हे होणार, क्रेडिटर हो, कारण की त्यांनी कैपिटल दिला ना। कैपिटल किसने दिया है? हम लोग से बुक्स में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग बुक्स में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। समझ रहा है यार, कंफ्यूजन है यहाँ पे भी? क्लियर है क्या? हाँ हाँ। सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट लिक्विडेट, ठीक है। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द ट्यून ऑफ, अभी इन्होंने आरोप लगाया। आरोप किसने लगाया है ये समझो पहले। अनसिक्योर्ड मतलब जो ये हो रहे थे कि हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा, हाँ, तो क्या रहता है वो एक्सप्लेन कर। सिक्योर क्रेडिटर्स का चार्ज रहता है असेट्स पे, अनसिक्योर्ड का नहीं रहता है। मतलब बेसिकली उनको डर रहता है कि चलो मैंने सिक्योरिटी ली ही नहीं है, तो अभी क्या होगा मेरा, मेरे अमाउंट्स मेरे पास, मैंने जो कंपनी को ओ किया है, कंपनी मुझे पे करेगी या नहीं करेगी, मेरे पास सिक्योरिटी तो है ही नहीं एट द एंड, तो उनके अमाउंट का क्या होगा? दोज आर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द ट्यून ऑफ, ट्यून मतलब इतने अमाउंट तक, ठीक है, to the tune of pound 7,000 contended that Salomon could not be treated as a secured creditor of the company. वो आरोप किसके ऊपर क्या कर रहे वो तो नहीं समझ रही है, पर आरोप कर रहे हैं कि सैलोमन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। हाँ, और वही लेके जा रहे, ये नहीं होगा। अब समझ रहे हैं ना आप लोग को? नहीं समझा था? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आरोप कर रहा है सैलोमन पे, और वो क्या बोल रहे हैं कि सैलोमन इज नॉट अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर बिकॉज ही इज अ शेयर होल्डर, बिकॉज उसने कैपिटल दिया है, और वो अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। वो कहना चाहता है कि ओनर का वेटेज ज्यादा है कंपेयर टू क्रेडिटर। करेक्ट, जैसे क्रेडिट करते बैठे तो वो खुद को ही प्रायोरिटी दे रहा है। करेक्ट, ही इज शोइंग दैट मैं क्रेडिटर हूं और मैं शेयर होल्डर भी हूं, ऐसे नहीं हो सकता। समझ रहा है सबको? हाँ हाँ। अभी आगे क्या हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर्स, अभी वो किस केस में हो रहा है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि भले ही सैलोमन डिबेंचर्स है उसके पास, बट इन दैट केस ही डज नॉट बिकम द सिक्योर डिबेंचर्स होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है, एज ही वॉज द एमडी। अभी और एक चीज, वो भले ही एमडी है कंपनी का, फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हर्षद मेहता क्या था कंपनी का? फर्क पड़ा, कंपनी गई, पैसे गए, वो खुद भी गया, हो गया ना सब्जी वाला। फर्क पड़ता है कुछ, ओनर का कुछ होता है तो कंपनी तो बंद ही हो गई ना, सब कुछ हो गया ना उसके, सब जो भी इलीगल कंपनी थे उसके। which was not different from Salomon and the cloak of the company was a mere sham and fraud। इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी एक डमी कंपनी बनकर रह गई है, ऐसे वो क्रेडिटर्स का मानना था। अगर तू ऐसे ट्रीट करेगा ना खुद को सिक्योर क्रेडिटर, वी विल ट्रीट दैट द कंपनी इज अ फ्रॉड। क्रेडिटर्स ऐसे आरोप लगा रहे कि सैलोमन एंड कंपनी एक ही है, ये फ्रॉड चल रहा है, ये बेसिकली नाम के लिए उन्होंने क्रिएट किया है। फॉर दैट रीजन कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स की लायबिलिटी अलग है। बेसिकली सैलोमन को जो पे करना पड़ेगा एज अ डिबेंचर हम लोग पे करेंगे, बट उतने एक्सटेंडेड, उससे ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अफेक्ट नहीं हो गया, इनको भी पे करना पड़ेगा, इनके राइट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए, बिकॉज ही इज द शेयर होल्डर या ही इज द डिबेंचर होल्डर, उसको प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, पहले इनको भी मिलनी चाहिए। अब समझ रहा है केस लो? करेक्ट, लिक्विडेशन मतलब जब लास्ट प्रायोरिटी जो मिलेगी मेंबर्स को वो देखो मिलेगी तब। क्लियर है केस लो? कुछ डाउट है यहाँ पे? ठीक है, कल हम लोग बाकी का डिस्कस करते हैं। एक बार प्लीज पढ़ के आओ, होमवर्क यही है आपका, कल का होमवर्क किया है? मैंने बीसीआर का होमवर्क भी दिया था। बीसीआर का होमवर्क किया है क्या?
किसने किया है बीसीआर का होमवर्क? मतलब पूरा कंप्लीट मैंने क्या बोला था कल? होमवर्क नींद में रहते हो क्या आप लोग? मीटिंग्स और बेसिक्स ऑफ राइटिंग पढ़ा है क्या? हाँ, दैट कैट आउटसाइड ये मीटिंग आप लोग पढ़ोगे तो ही मैं वो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा मैं लेक्चर में। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हाँ नहीं